में स्वागत है। साथियों, अभी निकट समय में रीट मेन एग्ज़ाम हुआ है और इससे संबंधित बच्चों की बहुत सी जो असहजता हैं, तो साथियों उसके पेपर के कुछ क्वेश्चनों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब परीक्षार्थियों को एक मजबूत और ठोस स्रोतों के साथ तैयारी करनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज न करते हुए जो एक बहुत ही चलती फिरती तैयारी इस तरीके से हम करते रहते हैं, तो वो हमारी जो पेपर पैटर्न है उनके सही सटीक तालमेल में नहीं बैठ पाती है। तो साथियों, हम जो प्राइमरी लेवल के जो कुछ क्वेश्चन शिक्षा शास्त्रीय विषय से संबंधित हैं, पेडागोजी से संबंधित हैं, और हमें लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो आंसर की अनुमानित चेक कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी विश्वास नहीं है। तो हम कुछ इन क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन और उनके विश्लेषण के साथ उन सटीक आंसर की को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप उन्हें एक बार ज़रूर अपने पेपर के क्रियाओं से जोड़ें और देखें कि हमारे क्वेश्चन हमारी जो आंसर की में उसके सटीक आंसर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। साथियों, पहला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है बी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर RT 2009 या NEP के तमाम क्लोजों में जो व्यापक जो ब्लॉक स्तर की शिक्षा का अधिकारी होता है वो हमारा यही होता है, और इसे आंसर है, सही आंसर है इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। तो यहाँ इसका सही आंसर है ध्वनि साम्य विधि, क्योंकि साथियों वाचन प्रणाली में दो विधि होती हैं। एक विधि होती है विश्लेषण विधि और दूसरी जो विधि होती है वो संश्लेषण विधि होती है। अब विश्लेषण विधि वाक्य शिक्षण की विधि है, शब्द शिक्षण की विधि है, कविता शिक्षण की विधि है, कहानी शिक्षण की विधि है। संश्लेषण विधि वर्ण शिक्षण, ध्वनि शिक्षण या ध्वनिग्राम। साथियों, यहाँ इसका सही आंसर आपका बी है। वाचन शिक्षण में कौन सी विधि असंगत है विश्लेषणात्मक विधि के, तो यह है ध्वनि साम्य विधि। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। मानदंड संदर्भ संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। चौथा है कि मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। तो मैं यहाँ आपको साथियों बताऊं, क्योंकि देखिए हमारी इस तरीके की जो प्रणाली है मूल्यांकन की वो दो प्रकार की होती है। यदि हमें मानक संदर्भित मूल्यांकन की बात करें तो नॉर्म्स अकॉर्डिंग, रेफरेंस, और दूसरा जो होता है जो मानदंड, ये मूल्यांकन होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस।
अब जब मानक की बात होती है तो वो मानक हमारा एक योगात्मक मूल्यांकन यानी व्याख्या करता है। योगात्मक जो कि एक सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होते हैं। हमारी समग्र समेटिव जो प्रक्रिया होती है मूल्यांकन की, उसमें हमारे नॉर्म्स अकॉर्डिंग होते हैं, और जो हमारे अस्थायी होते हैं, जो शिक्षक निर्मित होते हैं, जो हम इन्हें फॉर्मेटिव कह सकते हैं, वो हमारे मानदंड होते हैं। तो यहाँ सही पूछा गया है कि सही कौन सा है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा पूछा गया है कि निर्देशन के अंत में योगात्मक मूल्यांकन, मानक संबंधित मूल्यांकन में, तो यहाँ पर जो अंत में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो होगा योगात्मक होता है अंत में। तो यहाँ पूछा है मानदंड, यहाँ इसका सीधा सा है कि ये हमारा क्राइटेरियन है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, क्योंकि मानक संबंधित नॉर्म्स अकॉर्डिंग मूल्यांकन निर्देशन के अंत में ही परीक्षण में उपयोग किया जाता है, इसलिए ये योगात्मक समेटिव मूल्यांकन होगा। तो इसका सही आंसर है दूसरा बी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद एक अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का प्रयोग किया गया है। साथियों यहाँ देखो, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो हमारे गुणात्मक प्रश्न होते हैं। गुणात्मक मापन, और गुणात्मक जो मापन किया जाता है वो हमारी रेटिंग स्केल में किया जाता है। साथियों क्वेश्चन का सही आंसर है चौथा डी। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे, उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, निराश विद्यार्थी मुंह मोड़ लेंगे। तो यहाँ इसका सही आंसर है आपका सी, क्योंकि ये हमारी एक शिक्षण प्रक्रिया की अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। साथियों यहाँ पता है कि सरल से जटिल की ओर, सामान्य से कठिन की ओर, ये उस सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, अगर एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकन है, तब सरकार द्वारा इस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। देखिए साथियों, यहाँ उच्च प्राथमिक जो शिक्षकों की जो मानक हैं, शिक्षक छात्र मानक हैं, वो 35:1 है, और किसी भी जो विद्यालय में उच्च प्राथमिक में 100 स्टूडेंटों के क्राइटेरिया से इन्हें निर्धारित किया जाता है। यदि इससे प्लस होते हैं तो एक प्रधानाध्यापक जुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 + 1 = 4, तो यहाँ आपका सही आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 RTE 2009 के अनुसार आयु वर्ग है। तो साथियों इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, संकलनात्मक योगात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर जब किसी की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, कमजोरियों का जब पता लगाया जाता है, उनकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, तो वहाँ हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो UNO एवं विश्व शांति,
विषय हो सकता है। दूसरा सौरमंडल, तीसरा भारत की विदेश नीति, चौथा आधुनिक भारत में जीना। तो यहाँ पर सही बात यह है कि हमारी जो परिचर्चा विधि में जो एक प्रकार का परिचर्चा का जो विषय नहीं हो सकता है वो हो सकता है हमारा सौरमंडल। साथियों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य यानी सुनने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो देखिए रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्ड है, एपेडा या स्कोप नहीं है। तो यहाँ आपका सही आंसर बी है। निम्न में से कौन सा रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? निर्मितिवाद, जो निर्मितिवाद है वो जिसके बारे में सही। तो यहाँ रचनावाद उपागम, खोज, अधिगम, पूछताछ, विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है। रचनावाद उपागम स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्वरचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणाम को सीधे ही विद्यार्थियों को मस्तिष्क में, यही नहीं होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर चौथा है। अगला क्वेश्चन, ड्रैकुली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो यहाँ ड्रैकुली अमेरिका का रहने वाला था, उसने मानसिक विकार या अक्षम बालकों के लिए विधि का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर है चौथा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसका जो फ्लैनेल बोर्ड होता है उसके जो पीछे कागज होता है जो रेगमाल कागज होता है, सैंड पेपर के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सामग्री के रूप में जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? देखिए विश्वसनीयता में भी एक रीटेस्ट के माध्यम से हम अपने समरूपता का ज्ञान करते हैं। वैधता में उद्देश्य की प्राप्ति की में समरूपता का ज्ञान होता है। वस्तुनिष्ठता में भी ये समान, लेकिन विभेद कार्यता इसका आंसर है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ परीक्षार्थियों को बड़ा भ्रम रहा है, उन्होंने इस पर ज़्यादातर फोकस किया है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये आपका शिक्षण में अधिगम सिद्धांत की जो खोज उपागम की जो व्याख्या करते हैं वो करते हैं आपके जेरोम ब्रूनर। तो यहाँ आपका सही आंसर सी जेरोम ब्रूनर है। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु का सिर अपने शरीर के कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो ये शरीर का जो भार रहता है, शरीर के भार के सापेक्ष सिर का जो भार रहता है वो 1/4 होता है। तो यहाँ सही आंसर है आपका 25। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो आपको मानव जीवन में शासन व्यवस्था मानव जीवन की जो सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। सही आंसर है सी। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। अपेक्षा यह हमेशा सत्य की खोज भी करता है, एक सुसंगठित व्यक्तित्व एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, यह वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर पहला है। अगला क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म है, IEP का पूर्ण रूप है, तो इसका सही आंसर है पहला, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर पहला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? स्किनर ने चूहे पे किया था, सही है। कॉलन ने चिंपैंजी पे किया था अधिगम के प्रयोग, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किए थे, लेकिन पावलोव ने यहाँ पर कबूतर पर नहीं किए, उन्होंने कुत्तों पर किए, कुत्ते पर किया था।
यहाँ इसका सही आंसर पहला है। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परमार्जन समाहित रहते हैं? तो ये एक डेफिनेशन है उसकी, जो वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में किस तरीके से हमारे परमार्जन यानी मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ आपके जो गार्डनर मर्फी हैं, इन्होंने इस परिभाषा को व्यवहार में वातावरणीय अध्ययन के तहत इन्होंने दिया था। साथियों, अगला क्वेश्चन, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रदर्शित करती है, यह समायोजन तंत्र होगा। तो यहाँ समायोजन तंत्र है जो हमारी समायोजन तंत्र जो मनोरचनाएं होती हैं और उन मनोरचनाओं से संबंधित है कि हमारे जो व्यवहार पीछे की ओर लौटें तो वहाँ हमारा प्रतिगमन होता है, ठीक रेशा। बाकी ये हमारी समायोजन क्षमता नहीं है, ये हमारा एक संवेग है और ये हमारा एक विकार है। अवसाद हमारा एक विकार है। दमन भी हमारा एक समायोजन तंत्र को या हमारे जो चेतन मन के तत्वों को अचेतन में दबाता है। तो यहाँ आपका सही आंसर प्रतिगमन होगा। अगला क्वेश्चन, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है। तो परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? तो एक फैसिलिटेटर की भूमिका के साथ हमेशा प्रेरित करता है। और इस परीक्षा इंक्वायरी जो अप्रोच है, टीचिंग अप्रोच है, वो आपका सचमैन ने दिया था, रिचर्ड सचमैन ने। तो यहाँ ये जब हमारे प्रतिमानों का प्रभाव होता है, इनमें हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सचमैन ये बताते हैं कि पूछताछ उपागम में एक शिक्षक जो एक फैसिलिटेटर जो सुविधादाता की भूमिका में रहता है और बच्चों को अप्रेरित करता है। तो साथियों, यहाँ पहला आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हैं। तो यहाँ आपको पता है इसका जो सही आंसर है पहला, आनुवंशिक और वातावरण दोनों ही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी के प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो सीएस भाटिया ने 5 परीक्षण दिए थे, उनमें से कौन सा नहीं है? यह है चित्र निर्माण परीक्षण है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, अलेक्जेंडर का पासएलांग परीक्षण है, लेकिन यहाँ वस्तु समानुक्रम परीक्षण नहीं है। उनके जो 5 परीक्षण थे, एक अलेक्जेंडर वाला परीक्षण था, अलेक्जेंडर पासएलांग के नाम से जाना जाता है जी। दूसरा जो परीक्षण था कोहब्लाक वाला था, कोहब्लॉक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो परीक्षण था पैटर्न ड्राइंग टेस्ट के नाम से। चौथा जो परीक्षण था वह आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन परीक्षण के नाम से। पांचवा जो परीक्षण है उसका डिजिट इमीडिएट टेस्ट के नाम से। तो ये 5 थे, इनमें आपका वस्तु समक्रम परीक्षण नहीं है। सही आंसर आपका पहला है इसका। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ साथियों, क्योंकि ये चारों ही लोग व्यक्तित्व के अध्ययन करने, हाँ एक वाटसन व्यवहारवादी है, बाकी आलपोर्ट, आइजैक केटल, इन्होंने व्यक्तित्व के व्यापक अध्ययन किए हैं।
इस परिभाषा का जो उल्लेख किया था वो आरवी कैटल ने किया था। साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री होती है आपकी ग्राफ। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, वो अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो यहाँ लिखने की जो विकलांगता है उसकी जो डिस्ग्राफिया है। बाकी ये चीज़ें एक व्यापक रूप में भी पढ़ी जाती हैं। यहाँ क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डिस्ग्राफिया है। अगला क्वेश्चन, RTE 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात है आपका, प्राथमिक छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1। साथियों, ये जो सटीक और सही आंसरों के साथ हमने जो विश्लेषण किया है, लेकिन ये अपने अनुभव अध्ययन से संबंधित संभवतः सारी आंसर की सही है। मैं समझता हूँ इससे आप मिलान करें और अपना विश्वास बनाए रखें।